हेलो गाइस स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और जगह इमेजिनेशन है। कल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते हैं। स्टोरी बूम। एक सच्चाई से पर्दाफाश। कैन वी मैरी रोनित? आयशा के मुंह से इन लफ्जों को सुन रोनित को पल के लिए यकीन ना हुआ कि उसमें अभी जो कुछ सुना है वो सच है या हकीकत, क्योंकि जिस आयशा को देखते ही वो दिल हार बैठा था और जिस आयशा को अरमान ने उससे छीन लिया था, आज वही आयशा खुद आगे से चलकर रोनित से शादी की बात कर रही थी। ये सब उसके लिए किसी सपने से कम तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि आयशा तक पहुंचने के लिए उसने क्या क्या किया है। रोनित एकदम खामोश रह चुका था और उसके पास जवाब देने के लिए एक शब्द न बचा कि भी आयशा ने कहा, क्या हुआ तो रोनित, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? करोगे ना मुझसे शादी? प्यार करते हो ना मुझसे? आयशा बेहद उम्मीद लिए रोनित से ये सब कही जा रही थी कि तभी रोनित को होश आया और उसने जवाब देने से पहले आयशा के उस हाथ को देखा जो इस वक्त खुद उसका हाथ थामे था। रोनित की धड़कनें बढ़ चुकी थी और उसने खुद को संभालते हुए कहा, क्या क्या तुम मेरे साथ कोई प्रेक कर रही हो? रोनित को शायद अब भी भरोसा नहीं था कि आयशा सच बोल रही है। क्या तुम्हें सच में ये सब कोई प्रेक लगता है? और क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं जिस हालत में हूँ उस हालत में मुझे ना मजाक करना पसंद है और ना ही सुना? उसके इस जवाब पर रोनित को अब जाकर कहीं भरोसा होना शुरू हुआ कि आयशा सच कह रही है। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। मन तो उसका ये कर रहा था कि वो यहीं पर खुशी के मारे झूम उठे, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। हालांकि उसके हाथ कांपने लगे थे कि तभी उसने आयशा से कहा, आयशा, तुमने मुझसे ऐसा सवाल किया है जिसका जवाब शायद तुम खुद जानती हो। कहकर रोनित ने अपना दूसरा हाथ आयशा के हाथ पर रख दिया। ये देख आयशा के लहजे में थोड़ा सा बदलाव आया जो कि रोनित से छिप गया। तो वहीं रोनित ने आगे कहा, आयशा, आई एम रेडी टू मैरी यू। ये सुनते ही आयशा के होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, लेकिन क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि अचानक से मैं तुमसे शादी क्यों करना चाहती हूँ? नहीं, मुझे कोई सवाल नहीं करना। मेरे लिए इतना काफी कि फाइनली तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो और मैं इस जर्नी में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। कहते हुए रोनित ने अपने हाथों की पकड़ आयशा के होंठों पर और अधिक मजबूती के साथ कस दी। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग मी एंड माई लव। रोनित की आवाज़ और उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो इस वक्त ऐसी खुशी से होकर गुजर रहा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। थैंक यू तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। आफ्टर ऑल, इतना सब हो जाने के बाद एक तुम ही तो जिससे मैं अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाती थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे, लेकिन शायद हमारी किस्मत को यही मंजूर था। इसीलिए इत्तेफाक से यहाँ मेरा उसी कॉलेज में एडमिशन हुआ जिसमें पहले से ही तुम थे, आयशा ने कहा। वो कहते हैं, जब किस्मत में एक दूसरे का नाम लिखा हो तो कहीं भी मिलना हो ही जाता है। और आज देखो, आज फाइनली ये साबित हो ही गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी थी आयशा। सिर्फ मेरे लिए। इस बार रोनित की आवाज में अजीब सा पागलपन था। वो अपना अंगूठा आयशा के हाथ पर सहलाने लगा, जिसे देख आयशा में धीरे से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, लेकिन हम शादी यहाँ नहीं करेंगे। आयशा की इस बात पर रोनित के चेहरे के हाव भाव बदल गए। क्या मतलब? रोनित ने सवाल किया। मतलब ये कि शादी यहाँ नहीं बल्कि इंडिया में होगी। आयशा ने जैसे ही ये कहा तो रोनित के चेहरे के हाव भाव बदल गए। ये तुम क्या कह रही हो आयशा? तुम जानती हो ना कि तुम इंडिया में सेफ नहीं हो। और रोनित प्लीज, मैं ऐसे आखिर कब तक डर डर कर जीती रहूंगी? मुझे भी मूव ऑन करना है और फिर कभी ना कभी तो मुझे इंडिया जाना ही होगा ना, तो क्यों ना अभी सही। इसलिए मेरा ये आखिरी फैसला है कि हमारी शादी इंडिया में ही होगी, और वो भी मेरे बर्थडे के दिन। आयशा के इन शब्दों पर अब रोनित ज्यादा बहस न कर पाया। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, इट्स ओके आयशा, अगर तुम इंडिया में ये शादी करना चाहती हो तो इंडिया में सही। ये कहते ही रोनित के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। और दिन तुमने परफेक्ट चुना है, तुम्हारा जन्मदिन। भला उससे बेटर दिन क्या हो सकता है? आयशा हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन तुम्हें अपनी फैमिली से भी तो बात करनी होगी ना। उसकी फिक्र तुम करो, मेरी फैमिली में वैसे भी कोई नहीं है सिवाय एक शख्स के। रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा। और वो कौन? आयशा ने सवाल किया तो रोनित के चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। इस बारे में तुम्हें जल्द पता चल जाएगा, रोनित ने कहा। तो वही ये सुनकर आयशा कुछ देर के लिए खामोश हुई और फिर उसने आगे कहा, ओके, तो फिर मैं चलती हूँ अब। अपना ख्याल रखना। हम ये कहकर आयशा खड़ी हो गई। बाय कहकर वो वहां से जाने लगी। कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी पीछे से रोनित की आवाज उसके कानों में पड़ी, रुक जाओ। उसकी आवाज सुन आयशा के कदम जहां के तहां रुक गए और इससे पहले कि वो पलटकर कोई भी सवाल कर पाती कि तभी रोनित ने एक झटके में उसे गले लगा। आयशा के कदम पीछे डगमगा गए और उसकी आंखें फटी रह गईं। चेहरे पर एक अजीब सा डर का भाव आ गया। एक पल भी ना लगाया उसने सोचने में और तुरंत रोनित को खुद से दूर धक्का दे दिया।
उसकी इस हरकत पर रोनित हैरानी से उसे देखने लगा। तो वहीं आयशा को अब महसूस हुआ कि उसने हड़बड़ी में ये क्या कर दिया। उसने सबसे पहले एक गहरी सांस ली और फिर कहा, वो सॉरी, एक्चुअली मैं डर गई थी। रोनित को उसकी हरकत पसंद तो नहीं आई, पर उसने खुद को संभाल लिया और फिर कहा, इट्स ओके, बाय, मिलते हैं फिर। बाय कहकर आयशा बिना एक पल गवाए वहां से चली गई। अंडस्को कुछ ही समय में कॉलेज ओवर हो गया था। आयशा घर जाने के लिए कैब में आकर बैठ गई। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रोनित और उसके बीच हुई बातें ही गूंज रही थी। उन्हें याद कर आयशा का चेहरे पर मुस्कान आ गई और तभी उसके फोन में एक मैसेज आया। आयशा ने तुरंत उस मैसेज को खोला और उसे पढ़ते उसके चेहरे की मुस्कान फनाह हो गई और अब केवल गुस्सा और नफरत थी शक्ल पर। अंडस्को दूसरी तरफ रोनित नाचते गाते हुए घर पर आया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और होता भी क्यों, आखिर इतनी बड़ी चीज जो हासिल हुई थी आज उसे। उसने घर आते ही अपना बैग सोफे के सामने रखी टेबल पर फेंक दिया और खुद मुस्कुराते हुए सोफे पर आंखों बंद कर रिलैक्स होकर बैठ गया। कैन यू मैरी मी रोनित? आयशा के कहे ये शब्द बार बार रोनित की आंखों के सामने चले जा रहे थे। यस, आई मैरी यू आयशा, आई मैरी यू। ये कहते ही रोनित अचानक से खुशी के मारे झूमते हुए चिल्ला उठा। आई मैरी यू आयशा, आई मैरी वाई ओ यू 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 ENOUGHHHH। अचानक से रोनित के कानों में ये आवाज़ पड़ी जिसे सुन वो खामोश रह गया। उसके चेहरे पर जो चमक थी वो अब दब सी गई और तभी वो धीरे से मुड़ा और उसने मुड़कर अपने सामने खड़े एक शख्स को देखा। उसे देखते ही रोनित के चेहरे की खुशी दोगुनी हो गई कि तभी वो एक झटके में भागते हुए उस शख्स के गले से जा लगा और पागलों की तरह चिल्लाते हुए बोला, आई लव यू बे, आई लव यू। ये कहते ही रोनित उस शख्स से धीरे से अलग हुआ और फिर बोला, आपके बिना ये सब कभी पॉसिबल ना हो पाता, कभी भी नहीं। कि तभी उस शख्स ने रोनित के गालों पर अपना एक हाथ रख आराम से कहा, ऐसे कैसे पॉसिबल ना हो पाता? क्या मैंने तेरी कभी कोई भी ख्वाहिश अधूरी छोड़ी है? इस पर रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी नहीं, इसीलिए तो आप मेरे लिए बेस्ट हैं, द बेस्ट कबीर महाजन। कबीर महाजन, ये नाम वहां की हर एक दीवार पर गूंज उठा। यानी ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कबीर था, रोनित का भाई। ये एक सच्चाई थी जो किसी के भी होश उड़कार रख दे। कबीर ने मुस्कुराते कहा, नहीं, कबीर महाजन नहीं, कबीर आहूजा। महाजन तो सिर्फ मेरी हकीकत छिपाने के लिए है। कबीर ने बेहद मिस्टीरियस आवाज में कहा, बहुत कुछ किया है आपने मेरे लिए, अपनी पहचान तक छिपा ली। कबीर आहूजा से कबीर महाजन बन गए, राकी उस अरमान को शक ना हो, सुहाना से प्यार का नाटक, और ये सब आपने सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए किया। बहुत बड़ा कर्ज है आपका मेरे ऊपर भाई। रोनित की आवाज भावुक थी। तो वहीं कबीर ने उसकी इस बात पर कहा, मैं उन दिनों को कभी नहीं भूल सकता जब तू डिप्रेशन में था। ये कहते ही कबीर के चेहरे पर नफरत ही नफरत दिखने लगी। उस हरामजादे अरमान ने तुझे किडनैप करवाया, मारा और इतना टॉर्चर किया कि रूह घर से बाहर निकलने से भी डरता था। भला कैसे भूल जाऊं वो दिन जब पागलों की तरह तू आयशा का नाम रटता था, पर वो तेरी नहीं हो सकी सिर्फ उस अरमान मलिक की वजह से। और यहाँ तक कि उसने मुझे, कबीर आहूजा को चैलेंज किया था तो जवाब देना तो बनता था ना। कबीर की इस नफरत को देख रोनित खामोश रह गया। पर फिर रोनित ने कहा, उसे अभी तक यही लग रहा होगा कि आपने वो सब अपने काम के चलते किया, जबकि असली वजह तो उन्हें पता ही नहीं है। कबीर के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। आज आयशा खुद तुझसे शादी करना चाहती है। काश ऐसे वक्त में मैं उस अरमान को दिखा पाता कि मैंने उसे किस कदर हराया है। सब कुछ छीन लिया मैंने उससे, एक झटके में। ये कहते ही कबीर जानवरों की तरह हंस पड़ा, तो वहीं रोनित के होंठों पर भी वहशी मुस्कान आ गई। कबीर ने एक एक कदम फूंक फूंक कर रखा था ताकि अरमान को कभी पता ना चले कि उसका रोनित के साथ कोई लिंक है, और इस चाल में वो कामयाब भी हो गया था। अरमान ने जब रोनित को टॉर्चर किया था उसके बाद किसी को भी पता नहीं चल पाया था कि रोनित की कितनी बुरी हालत हो गई थी। वो दहशत में जा चुका था और उसकी इस हालत को देख कबीर की नफरत पल दर पल बढ़ती ही जा रही थी। और तभी से उसने तय कर लिया था कि वो अरमान से बदला जरूर लेगा। अंडस्को बनारस, इंडिया। माया इस वक्त भीगी पल के लिए खुद को अकेले कमरे में बंद कर बैठी थी। उसके दिमाग में लगातार अभय के शब्द गूंज रहे थे। उन शब्दों को याद करते ही माया नफरत से भर उठी और उसने अचानक से वहां रखा वास उठाकर सामने लगे शीशे पर दे मारा। वो बुरी तरह चीख उठी और उस टूटे शीशे में खुद के अक्स को देखने लगी। उसकी अंतरात्मा उसे झकझोरने लगी। देख माया, क्या हाल हो गया है तेरा, जरा याद कर, क्या तू पहले भी ऐसी थी? नहीं, तू इतनी कमजोर और इतनी लाचार कभी नहीं थी जितना तुझे अभय की मोहब्बत में बना दिया। एक पत्थर दिल माया का दिल तोड़कर रख दिया उस शख्स ने। माया, तोड़कर रख तुझे, चकनाचूर कर डाला तेरे जज्बातों को, गला घोंट डाला तेरी मोहब्बत की। इस तरह के तमाम शब्द उसके मन से निकलते जा रहे थे कि तभी वो चीख उठी, नहीं,
और इसी के साथ उसके दिमाग में सालों पुरानी अपनी वो छवि चलने लगी जब वो बिल्कुल अलग हुआ करती थी। उसकी पहचान अलग थी और उस वक्त वो ठकुराइन या मोहतरमा नहीं बल्कि माया हुआ करती थी, सिर्फ माया। फ्लैशबैक कुछ साल पहले, एक लड़की एक टूटती हुई दीवार के पीछे झुकी हुई थी, अपनी गन को मजबूती से पकड़े हुए। उसने इस ब्लैक कलर का टाइट फिटिंग जीन्स पहना हुआ था और साथ ही ऊपर एक लेदर की जैकेट, बालों का पॉनीटेल बांध रखा था और पैरों में बूट्स पहने हुए थे। बेहद बवाल लग रही थी वो, एकदम आग। माथे से हल्का हल्का खून रिस रहा था, लेकिन शायद उसे इस दर्द का जरा भी एहसास ना हुआ, क्योंकि उसके चेहरे के भाव सख्त थे। सूरज ढल चुका था, रात का अंधेरापन हर जगह छाया हुआ था कि तभी अचानक से एक आदमी उसके सामने आया। कॉट यू गर्ल, ये कहते ही उस आदमी ने जैसे ही उस लड़की पर गोली चलानी चाही कि तभी वो लड़की मानो हर वार के लिए तैयार थी और उसने एक झटके में अपने फास्ट मूव्स का इस्तेमाल कर अपना एक पैर उठाकर उस आदमी की जांघों के बीच दे मारा और अगले ही पल उसे खींचकर उसकी पीठ अपने सीने से लगा ली और दूसरा हाथ उसके मुंह पर रख दिया ताकि उसकी चीख ना निकले। और इसी का फायदा उठाकर उसने अपनी गन उस आदमी की खपड़ी पर पॉइंट की और तुरंत बूम, उस आदमी को शूट कर डाला। उस लड़की की गन ऐसी बड़ी ही थी जिसमें आवाज नहीं आती थी। वो यहाँ है, एक आवाज आई। ये उस लड़की ने वक्त ना लगाया और गोलियों की बौछार कर डाली। उसने दो और आदमियों को गिरा दिया, फिर एक गोदाम की ओर दौड़ी। अंदर वो सीढ़ियों से उतरकर एक कैटवॉक पर पहुंच गई और नीचे दुश्मनों को सटीकता से गिराती गई। वो छाया की तरह चल रही थी, डेंजरस और रुथलेस। गोदाम गोलियों की गूंज और गिरते शरीरों की आवाज से गूंज उठा। अंत में केवल एक आदमी बचा। कांपते हुए उसने अपना हथियार गिरा दिया। गेट आउट, उस लड़की ने तेज आवाज में कहा। ये सुनते वो आदमी भागने लगा, पर तभी उस लड़की के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने उस खुशी से भाग रहे आदमी की ओर गन पॉइंट की और मुस्कुराते हुए उसने सीटी बजाई। इस सीटी की आवाज को सुन इस भाग रहे आदमी के कदम अपने आप रुक गए और डरते हुए वो जैसे ही पलटा कि तभी उस लड़की ने ट्रिगर पर अपनी उंगली फंसाते हुए कहा, माया कभी भी पीठ पीछे वार नहीं करती। ये कहते ही बूम, उसने पल भर में उस आखिरी आदमी को भून डाला और अब उस गोदाम में केवल लाशों का ढेर पड़ा था जिसके पीछे के हाथ एक लड़की के थे। और वो लड़की थी माया। एंगेजमेंट प्रेजेंट। माया अपने उस पुराने अतीत से दूर तो बेहद थी, लेकिन अभी तक उसे भुला नहीं पाई थी, क्योंकि उसकी पहचान ही ऐसी थी जिसे इतनी आसानी से भूल पाना बेहद मुश्किल होगा। माया शैड्स के लिए काम करती थी और बेहद जाबाज थी। कई दफा तो वो शैड्स के आदमियों तक को टक्कर दे देती थी। इसलिए माया की बेहद खतरनाक पहचान थी जिससे शैड्स की काली दुनिया में हर कोई डरता था और जिससे पंगा लेने से पहले हर कोई बार बार सोचता था। इसीलिए वो शैड्स की पसंदीदा थी। माया को इस तरह ट्रेन किया गया था कि वो पत्थर दिल बन चुकी थी। और तभी उसकी जिंदगी में दस्तक होती है रंजीत ठाकुर की। अभय को तोड़ने के लिए उन्हें कोई साधारण नहीं बल्कि किसी ऐसी लड़की की जरूरत थी जो अभय के दिल पर राज भी कर सके और उसे बर्बाद भी कर सके। और इस काम के लिए शैड्स ने माया को चुना। शैड्स और रंजीत के बेहद गहरे ताल्लुक थे और शैड्स के द्वारा ही उन्हें माया मिली और वहीं से एक मोहब्बत और नफरत से भरी कहानी की नींव रखी गई। माया ने इनकार नहीं किया था इस काम के लिए, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी ना यहाँ पर मायने नहीं रखती है, चाहे भले ही वो कितनी ही शैड्स की पसंदीदा क्यों ना हो, पर वो ये बखूबी जानती थी कि उसकी हाँ या ना यहाँ जरा भी मायने नहीं रखती। माया राजी हो गई उस काम के लिए और इस तरह आखिरकार अभय की जिंदगी में माया की दस्तक हुई। शुरुआत में माया को ऐसा लगा कि ये सब बेहद आसान होगा और वो बहुत जल्द अपना काम निपटा के यहाँ से चली जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत। माया को अभय से मोहब्बत हो गई और अब वो बदलने लगी थी। उसका पत्थर सा बन चुके दिल में अब जज्बात जागने लगे थे और अभय के लिए अब वो शैद से बगावत पर उतर आई थी, लेकिन उसकी बगावत का सिर्फ और सिर्फ एक अंजाम था और वो था उसके किसी अपने की मौत। इसलिए माया चाहकर भी अभय को अपना ना सकी और अपने दिल के 1000 टुकड़े कर देने के बाद वो अभय को छोड़कर चली गई। लेकिन उसे क्या पता था कि अभय और उसकी दास्तां इतनी कमजोर और छोटी नहीं है, बल्कि उसकी तो अब शुरुआत हुई थी जिससे माया अनजान थी। वो रंजीत और शैद्स के हाथों की पपेट बनके रह गई। वो जो कहते माया वही करती, पर अभय ने उन्हें मात दे दी। लेकिन उस दिन मंदिर में हुए हादसे के बाद एक बार फिर सब बदल गया और अभय माया के रिश्ते में दरार आ गई। शैद्स ने उसे ब्लैकमेल किया था रुक्मिनी पर गोली चलाने के लिए, लेकिन माया ने चतुराई से उस बंदूक में नकली गोलियां भर दी थी, पर उसे खुद नहीं पता चला कि कब उस बंदूक में नकली की जगह असली गोलियां आ गई और उस बंदूक से निकली गोली ने न सिर्फ रुक्मिनी का खून बहाया बल्कि अभय और माया को जुदा कर डाला। खैर, माया ने अपने आंसू पोंछते हुए एक आखिरी फैसला लिया, अब बहुत हुआ, अब इस कहानी का अंत मैं खुद करूंगी। ये कहते ही माया के चेहरे पर सख्त भाव आ गए। न जाने क्या चल रहा था उसके दिमाग में, पर यह सब एक तूफान लाने वाला था। अंडस्को 2 दिन बाद बेंगलोर की जमीन पर एक प्लेन लैंड हुआ और कुछ ही समय में उस प्लेन से एक लड़की बाहर निकली।
ब्लैक पेंट, रेड टॉप, एक कंधे पर लटका हुआ पर्स, दूसरे हाथ में लगेज, बालों का मेसी जुड़ा और खूबसूरत सा चेहरा। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि आयशा थी, जिसके दिल की धड़कनें तेज हो गई इस एहसास से कि वो कितना कुछ छोड़कर गई थी यहाँ, और आज आखिरकार उसकी किस्मत उसे वहीं ले आई। आयशा की आंखें पनीली हो गई, पर बहुत जल्द उसने अपनी आंखों पर काले रंग का चश्मा चढ़ा लिया ताकि अगर उसकी आंखों में आंसू आए भी तो वो किसी को दिख ना सके। कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। ये महसूस करते ही वो अचानक से चिहुक उठी। उसने तुरंत अपने कदम पीछे लिए और पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं बल्कि रोनित खड़ा था, जिसने मुस्कुराते हुए कहा, चले। ये सुन आयशा ने धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। वो दोनों तुरंत एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगे। वैसे फिक्र मत करना, मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी को भी पता ना चले कि तुम इंडिया आ गई हो, रोनित ने कहा। तो वही आयशा ने इसका कोई जवाब ना दिया और बस धीरे से अपनी गर्दन हिला दी। खैर, कुछ ही देर में उन्हें एक कार रिसीव करने आई। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। उनकी कार एक होटल के आगे आकर रुकी। आयशा ने गौर से उस होटल को देखा और फिर रोनित से सवाल किया, इतना महंगा होटल बुक करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी आयशा, आफ्टर ऑल न सिर्फ हम दोनों की एंगेजमेंट है बल्कि तुम्हारा बर्थडे भी तो है ना, रोनित ने उसे अंदर ले जाते हुए कहा। आयशा उसकी बात पर बस खामोश रही। थोड़ी ही में वो दोनों चेक इन करके अंदर अपने अपने रूम में पहुंच चुके थे। रूम में आते ही आयशा ने एक गहरी सांस ली। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। तो वहीं दूसरी तरफ रोनित इस वक्त किसी से फोन पर बात करने में व्यस्त था। ध्यान रहे, एक एक गेस्ट को अच्छे से चेक करके एंट्री देनी है, कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए, रोनित ने स्ट्रिक्ट आवाज में कहा। डोंट वरी सर, हम ख्याल रखेंगे, हम कहकर रोनित इतने फोन काट दिया। और तभी उसके दिमाग में कुछ चलने लगा और इसी के साथ उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, वो भी एक शैतानी मुस्कान, जिसके साथ ही उसने कहा, देख अरमान मलिक, आज तेरी मोहब्बत मेरी होने वाली है और तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये कहते हैं ही रोनित पागलों की तरह हंसने लगा, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो, और आयशा उसके लिए खजाने से भी बढ़कर थी। धीरे धीरे दिन ढलता गया और शाम चढ़ती गई। होटल के वेन्यू को अच्छी तरह सजा दिया गया था। चंद मेहमान भी आने शुरू हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ आयशा इस वक्त कमरे में बैठी थी और उसके इर्द गिर्द कुछ मेकअप आर्टिस्ट खड़ी थी जो उसे अच्छी तरह से तैयार कर रही थी। कि तभी आयशा ने उखड़ी हुई आवाज में कहा, ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है प्लीज। ये सुन उसकी मेकअप आर्टिस्ट उसके मन मुताबिक उसे तैयार करने लगी और चंद पलों में ही आयशा तैयार थी। रेड कलर का एक प्यारा सा गाउन जो कि उसके ऊपर बेहद खिल रहा था, प्यारा सा मेकअप और खुले बाल, इन सब में वो कमाल लग रही थी। और तभी उसे कोई दरवाजे पर नोक करता है। कम इन, आयशा ने आवाज दी। दरवाजा खुला और उसे दरवाजे के द्वारा एक शख्स अंदर आया जो कि रोनित था। रोनित, तुम यहाँ? आयशा ने सवाल किया तो कहीं रोनित तो उसे देखता ही रह गया था। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि आयशा आखिरकार उसकी होने वाली है। उसने अंदर आकर उन मेकअप आर्टिस्ट से कहा, यू मे गो नाउ। ये सुन सभी मेकअप आर्टिस्ट अपना सिर हिलाकर वहां से चली गई और अब इस कमरे में केवल आयशा और रोनित रह गए। तभी रोनित ने एक गहरी सांस लेकर आयशा को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस बात पर आयशा हल्की सी मुस्कुराई और उसने कहा, थैंक यू। और फिर उसने रोनित से सवाल किया, तुम यहाँ किसी काम से आए थे? हाँ, बहुत जरूरी काम से, रोनित ने जवाब दिया। क्या तुम्हें किसी से मिलवाना है? रोनित ने कहा। हाँ, तुमने बताया था कि आज तुम किसी से मिलवाओगे मुझे, आयशा ने कहा। बिल्कुल। ये कहते ही रोनित अपनी नज़र हल्की सी दरवाजे पर घुमाई और कहा, अंदर आ जाइए। उसकी आवाज़ सुनते ही कुछ ही समय में एक शख्स धीरे धीरे कदमों के साथ दरवाजे की चौखट पर आकर खड़ा हो गया। आयशा अभी भी उसकी शक्ल नहीं देख पाई थी क्योंकि अभी भी वो आदमी दरवाजे के पीछे खड़ा था, लेकिन तभी धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा और उसी के साथ आयशा के सामने उस शख्स का शरीर आने लगा। और कुछ पल भी नहीं लगे कि तभी आखिरकार आयशा की नज़रों के आगे उस शख्स की पूरी शक्ल आ चुकी थी, जिसे आयशा देखते ही रह गई। वो हैरान हो गई और उसने छूटते ही कहा, कबीर, हाउ डेयर यू टू किस मी। कबीर को वहां देख आयशा की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। उसने तुरंत छूटते ही धीमी आवाज में कहा, कबीर। कबीर मुस्कुराते हुए आयशा के सामने आकर खड़ा हो गया। पहले उसने रोनित को देखा और उसके बाद आयशा को देख अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, मिलकर अच्छा लगा आयशा। आयशा कबीर से अपना हाथ मिलाए बिना खड़ी रही क्योंकि शायद उसे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कबीर वाकई यहाँ पर खड़ा है। कबीर ने उसकी आंखों के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हेलो, मेरे ख्याल से तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है मुझे यहाँ देखकर। ये कहते ही कबीर ने अपना हाथ पीछे लिया और फिर आयशा की आंखों में आंखें डालकर कहा, वेल, झटका तो मुझे भी लगा था जब मुझे पता चला कि रोनित तुमसे एंगेज होने वाला है। कहकर कबीर ने मुस्कुराते हुए रोनित को देखा। रोनित ने
कई बार मेरे सामने तुम्हारा जिक्र किया पर मुझे लगा कि शायद वो कोई दूसरी आयशा होगी और मैंने कभी दिलचस्पी भी नहीं दिखाई तुम्हें देखने में क्योंकि मुझे मेरे भाई की चॉइस पर भरोसा था, लेकिन वो आयशा तुम होगी इस बात को जानकर मैं खुद शॉक था। आयशा ने अब जाकर कुछ कहा, लेकिन लेकिन तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि मैं रोनित के साथ हूँ, जबकि हम एक कब से एक दूसरे के साथ कॉलेज आ जा रहे हैं। शायद किस्मत नहीं चाहती होगी। खैर, जो भी हो, मैं तुम्हें रोनित के साथ देखकर खुश हूँ और तुम्हारे लिए भी खुश हूँ कि आखिरकार तुम मूव ऑन कर रही हो। कबीर की इस बात पर आयशा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शायद अब भी कबीर को देखकर इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो रोनित का भाई है। इतने में रोनित आयशा के पास आया और उसने बेहद ही एक्साइटमेंट भरी आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, यहाँ तुम्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है। कहर कर रोनित इतने कबीर को देखा। यही है वो सरप्राइज, मेरे बड़े भाई, मेरे सब कुछ। इस पर आयशा के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और फिर उसने कहा, हैरानी तो मुझे भी है कि तुम कबीर के भाई हो, लेकिन अच्छा लगा ये जानकर। कहकर आयशा ने कबीर पर अपनी नजर डाली और फिर खुद अपना हाथ आगे बढ़ते हुए कहा, नाइस टू मीट यू मिस्टर कबीर महाजन। कबीर ने एक नज़र आयशा के हाथ को देखा और फिर अपना हाथ उससे मिलाते हुए कहा, कबीर आहूजा। कमाल है, किस नाम पर यकीन करूं, महाजन या आहूजा? आयशा ने सवालिया लहजे में कहा। महाजन, डॉक्यूमेंट मिस्टेक की वजह से हो गया, वरना मैं आहूजा ही हूं। ये सुन आयशा ने धीरे से अपना हाथ अलग किया और फिर रोनित को देख कहा, और भी कोई सरप्राइज तो नहीं है ना, क्योंकि इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सुन रोनित मुस्कुरा उठा, नहीं, और कुछ नहीं है। तभी कबीर ने कहा, वैसे अब हमें नीचे चलना चाहिए, सब गेस्ट्स वेट कर रहे होंगे हमारा। आयशा और रोनित ने अपना सिर हिला दिया। कुछ ही देर में वो सब नीचे आए। ज्यादा मेहमान नहीं आए थे, सिर्फ गिने चुने ही लोग और होटल का स्टाफ था वहां। आयशा सबके बीच ज्वाइन हो गई और रोनित सबसे उसे इंट्रोड्यूस कराने लगा। इसी तरह कुछ समय बीत गया कि तभी स्टेज पर होस्ट ने अनाउंसमेंट किया, आज की रात वाकई कमाल है। आफ्टर ऑल हमारी ब्यूटीफुल सी ब्राइड टू बी का बर्थडे जो है। ये सुन हर कोई तालियां बजाने लगा। आयशा भी मुस्कुराई। तभी होस्ट ने उसे स्टेज पर बुलाते हुए कहा, अब मैं चाहता हूं कि मिस आयशा यहां पर आकर हम सबको ज्वाइन करें और केक कट करने के बाद इस एंगेजमेंट सेरेमनी को आगे बढ़ाएं। होस्ट की इस बात को सुन आयशा ने गहरी सांस ली तो वही रोनित के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत आयशा का हाथ थामते हुए कहा, चले। इस पर आयशा ने पहले रोनित के हाथ को देखा जिसने मुस्कुराते हुए आयशा के हाथ को थाम रखा था और उसे देख आयशा के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आ गए। कुछ भी समय में वो दोनों स्टेज पर आकर खड़े हो गए और तभी वहां पर एक केक आया। कबीर वहां सबके साथ खड़ा इस लम्हे का वीडियो बनाने में व्यस्त था और उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और ये मुस्कान बेहद घमंड से भरी हुई थी। घमंड इस बात का क्योंकि आज उसने सही मायने में अरमान मलिक को हराया था। इधर आयशा और रोनित एक साथ स्टेज पर खड़े थे। पीछे से एक रोमांटिक गाना बज रहा था कि तभी रोनित ने आयशा के हाथ में नाइफ पकड़ाते हुए कहा, केक कट करो आयशा। आयशा ने धीरे से अपने हाथ में वो नाइफ पकड़ी और फिर वो केक काटने लगी। पीछे से एक प्यारा सा बर्थडे सॉन्ग चलने लगा, साथ ही बाकी सब भी हैप्पी बर्थडे ट्यून गुनगुनाने लगे। आयशा ने केक कट करने के बाद उसमें से एक पीस निकाला। रोनित को लगा कि वो सबसे पहले उसे खिलाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। आयशा ने मुस्कुराते खुद वो केक कहाँ लिया और फिर तालियां बजाने लगी। रोनित रन को ये थोड़ा अजीब लगा पर इस बारे में ज्यादा ना सोचते हुए उसने मुस्कुराना जारी रखा। थोड़ी ही देर में होस्ट ने कहा, अब हम एंगेजमेंट सेरेमनी को कुछ समय बाद कंटिन्यू करेंगे, तब एक प्यारा सा डांस परफॉर्मेंस हो जाए। इस पर आयशा ने हिचकिचाते हुए कहा, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है आयशा, रोनित ने तुरंत बीच में कहा, मैं आज की शाम का हर मोमेंट एंजॉय करना चाहता हूँ। कहकर रोनित ने होस्ट की ओर देखा। एक अच्छा सा गाना प्ले करवाओ, रोनित ने कहा तो ये सुनकर होस्ट अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया और कुछ ही देर में वहां होटल का स्टाफ सबको एक मास्क थमाने लगा। जैसे ही वो स्टाफ उस मास्क को लेकर उसे आयशा के पास देने आया, ये देख आयशा ने हैरानी से रोनित की तरफ देखकर कहा, ये मास्क किस लिए? रोनित ने मास्क लेते हुए कहा, एक्चुअली ये मैनेजर का आइडिया था। आजकल पार्टीज में मास्क काफी ट्रेंड में है, तो मैंने भी मना नहीं किया। ये सुन आयशा ने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से वो मास्क लेकर उसे लगा लिया। उसने इस वक्त काले रंग का मास्क पहना हुआ था कि तभी वहां पर लाइट्स ऑफ हो गई और बहुत ही मध्यम लाइट जलने लगी। उसी वक्त होस्ट का अनाउंसमेंट हुआ, अब प्लीज आप सब अपने अपने पार्टनर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये सुनते ही सब लोग अपने अपने पार्टनर्स के पास आ गए। तो वही रोनित ने धीरे से आयशा की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। आयशा कुछ रिएक्ट भी NHINKR पाई कि इतने में रोनित ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके में अपने करीब खींच लिया। ये देख आयशा की आंखें फटी रह गई।
लेकिन उसने ज्यादा बर्ताव न किया, बल्कि वो रोहित के कंधे पर हाथ रख थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश करने लगी। पर रोनित ने ऐसा होने ना दिया और उसकी कमर पर अपना हाथ करते हुए वो बोलने लगा, मैं तुम्हारी झिझक समझ सकता हूँ, पर हम कपल डांस कर रहे हैं और उसके लिए पास तो आना ही पड़ेगा ना। आयशा ने इस पर कुछ नहीं कहा, पर किसी वजह को लेकर उसका दिल जरूर तेजी से धड़कने लगा था। पर उसने लंबी सांस लेते हुए खुद को संभाला और तभी पीछे से एक गाना शुरू हुआ। सॉन्ग कहो ना कहो, कहो ना कहो, ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम, ओ मेरे सनम। मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। रोनित ने अचानक से अपनी पकड़ आयशा की कमर पर बेहद मजबूत कर दी, जिससे आयशा की आंखें अजीब सी घबराहट के साथ भर गई। उसने धीरे से रोनित से दूर होना चाहा, क्योंकि वो अब ये डांस नहीं करना चाहती थी, लेकिन रोनित ने उसे नहीं छोड़ा, उल्टा उसे खुद के और करीब खींच लिया। वहीं आयशा का चेहरा पसीने से भर उठा। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी। उससे है प्यार की कहानी मंसूर, आती जाती सांसों की रवानी मंसूर। रोनित ने अचानक से उसे पूरा घुमा दिया और फिर उसकी बाजुओं को थामकर वो उसके करीब होकर थिरकने लगा। आयशा के हाथ हवा में रुक चुके थे, जिन्हें रोनित ने अपने कंधे पर रख लिया। ये देख आयशा की आंखें फैल गईं। वहां पर पहले से ही काफी डिम रोशनी थी, ऊपर से सभी के चेहरे पर मास्क था, इसलिए आयशा के चेहरे पर आए पसीने की बूंदें कोई ना देख सका। आयशा रोनित की बाहों में खड़ी थी कि तभी अचानक से उस भीड़ में मौजूद एक शख्स पर आयशा की आंखें जाकर टिक गईं। ना जाने क्यों, पर आयशा को अजीब सा एहसास सताने लगा, पर कुछ ही समय में वो परछाई उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई। ये देख आयशा अब और ज्यादा घबरा गई। उसी पल कपल्स एक्सचेंज हुए, जिस वजह से रोनित ने तुरंत आयशा को घुमाते हुए खुद से दूर किया। हर किसी ने अब दूसरे पार्टनर का हाथ पकड़ लिया, तो वहीं आयशा, जिसका ध्यान उस गायब हो चुकी परछाई पर था, वो एकदम से मुड़ी और उसी पल पीछे से ही किसी ने उसे थाम लिया। आयशा का दिल धड़कर रह गया। उसने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और इस बार उसका पूरा शरीर कस गया, पर उसने इस दफा खुद को इस शख्स से दूर नहीं किया, बल्कि उसकी पीठ उस शख्स के सीने से चिपकी रही। उसी पल उस शख्स की उंगलियां आयशा की कोरी बाहों पर ऊपर से नीचे बेहद ही धीरे और सेंशुअल तरीके से चलने लगी। आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। ख्वाबों में तुझको सांवरा है, जज्बों में अपने उतारा है, मेरी ये आंखें जिधर देखे तेरा ही तेरा नजारा है। आयशा का रोम रोम सिहर उठा था। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उस शख्स की सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस होने लगी। और तभी उस शख्स ने एक झटके में आयशा को खुद से दूर किया, जिससे आयशा घूमते हुए एक स्टेज के बीचों बीच आ खड़ी हुई और उसी वक्त म्यूजिक बंद हुआ। आयशा अब भी बेहिसाब सांसें ले रही थी। गाना बंद हो चुका था और आयशा किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी कि तभी किसी ने उसकी नजरों के सामने चुटकी बजाई। ये सुनते ही आयशा होश में आई तो उसने देखा सामने रोनित खड़ा है। रोनित ने अपना मास्क उतारते हुए कहा, आर यू ओके? नहीं, ओके तो नहीं थी वो, लेकिन उसने अपना मास्क निकालते हुए कहा, मुझे वॉशरूम जाना है। ये कहकर आयशा बिना रोनित की ओर देखे वहां से चली गई, तो वहीं रोनित को एहसास हो गया कि आयशा को कुछ तो हुआ है। अंडस्को 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 दूसरी तरफ आयशा लगभग भागते हुए वॉशरूम में आई, जो इस वक्त तो पूरी तरह से खाली था। उसने जैसे ही वॉशरूम के गेट को खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उससे पहले ही वो दरवाज़ा खुल गया और आयशा कुछ भी सोच पाती कि तभी एक झटके में किसी ने उसे अंदर खींच लिया। अगले ही पल वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद हुआ और आयशा की पीठ उस दरवाजे से लगा दी गई और उसके होंठ किसी की कैद में आ गए। आयशा की धड़कनें रुक गईं। वो जम सी गई थी एक जगह, लेकिन जैसे ही उसे होश आया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, वैसे ही उसने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर उस शख्स को खुद से दूर धकेल दिया और चीखते हुए बोली, हाउ डेयर यू, समझते क्या हैं आप खुद को, एंड हाउ डेयर यू टू किस मी। वो शख्स खामोश खड़ा उसे देखता रहा, तो वहीं आयशा ने आगे आकर गुस्से में उस शख्स की कॉलर पकड़ी और अपनी आंखें उसकी आंखों में डालकर बोली, मैंने कुछ पूछा है, मिस्टर अरमान मलिक। वो शख्स था अरमान, जो चुपचाप आयशा की आंखों में देखे जा रहा था। बुरा लगा हो तो सजा दो, अरमान ने बेहद ठंडी आवाज में बस ये शब्द कहे। तो वहीं आयशा ने अपने दांत पीसते हुए कहा, सजा तो जरूर मिलेगी। ये कहते ही आयशा ने एक झटके में अरमान को धक्का देते हुए वहां मौजूद एक चेयर पर बिठा दिया और अगले ही पल उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने पैर डालते हुए वो अरमान की थाइस पर आ बैठी और उसकी कॉलर जकड़ते हुए आयशा ने कहा, ये रही आपकी सजा। ये कहते ही उसने अपने होंठ अरमान के होंठों से जोड़ दिए। अरमान और आयशा के होंठ इस वक्त एक दूसरे में उलझे हुए थे। आयशा के दोनों पैर अरमान की कमर के इर्द गिर्द थे और वो उसकी थाइस पर बैठी हुई थी कि तभी अरमान ने अचानक से अपने हाथ उसके पीठ पर ले जाकर कस लिए और अपने और हाथों को उसकी पीठ से सहलाते हुए उसके बालों तक ले जाने लगा।
उसके हाथ जैसे ही आयशा के बालों पर आकर रुके, उसने एक झटके में उसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया और अचानक से उसका चेहरा पीछे की ओर खींचा। आयशा करा उठी। तो वही अरमान अपनी नजरों में अजीब सी तपिश लिए आयशा को देखे जा रहा था। आयशा का चेहरा इस वक्त पीछे की ओर झुका हुआ था कि तभी अरमान ने उसके बालों को बेहद में कसके पके हुए था कि तभी अरमान ने उसके चेहरे पर अपनी एक उंगली रखी और उस उंगली को उसके चेहरे से उसकी गर्दन तक ले जाते हुए बेहद ही डरावनी आवाज में कहा, हाउ डेयर ही टच यू। ये सुनते ही आयशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने हाथ अरमान के सीने पर रख दिए, पर अरमान ने तुरंत अपने दूसरे हाथ से उसकी दोनों कलाइयों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, हाउ डेयर ही टच यू। इस पर आयशा ने धीरे से कहा, मैं उसे कहाँ तक खुद को टच करने से रोकती, आप ही बताइए, अगर मैं ऐसा करती तो उसे शक नहीं हो जाता। आई डोंट केयर, अरमान छूटते ही लगभग चिल्लाते हुए बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि उसे क्या पता चलेगा और क्या नहीं, बट रिमेंबर, अगली बार उसकी उंगली भी तुम्हारे बदन पर नहीं आनी चाहिए, गॉट इट। अरमान बेहद गुस्से में था। आयशा इस वक्त से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यस। ये सुनते ही अरमान ने अपनी पकड़ आयशा के बालों पर और अधिक मजबूत कर दी और इससे पहले कि आयशा कुछ भी समझ पाती थी तभी अरमान ने एक झटके में उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया और अगले ही पल उसके होंठों को बेहद ही जुनूनियत के साथ चूम लिया। दोनों के होंठ एक दूसरे के होंठों में उलझने लगे और ऐसा लग रहा था कि ना जाने कब से वो दोनों इस पल के लिए तड़प रहे हों। तभी अरमान ने महसूस किया कि आयशा सांसें नहीं ले रही है। खैर, इसमें कुछ नया नहीं था, हर बार वो किस करते वक्त सांस लेना भूल जाती थी। अरमान ने दिल से उसके होठों को रिहा किया और उसकी पीठ से हिलाते हुए कहा, ब्रेथ। अरमान की आवाज़ सुनते ही आयशा होश में आई और उसने तेजी से एक साथ खींचे। उसके हाथ अरमान के कंधे पर कसे हुए थे और वो गहरी गहरी सांसें लिए जा रही थी, तो वही अरमान उसका चेहरा देखे जा रहा था। उसने देखा और आयशा का चेहरा किस कदर बिखर चुका है। कुछ ही पलों में उसके बाल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके थे और होंठों पर लगी लिपस्टिक पूरी तरह से गायब थी। ये देखते ही अरमान के होठों के किनारे मुड़ गए और उसने धीरे से अपना अंगूठा आयशा के होठों पर प्रेस करते हुए कहा, अगले 2 घंटे में, याद है ना। वही आयशा जो अभी अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रही थी, उसने अरमान की बात को सुनकर धीरे से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हम। ये सुन अरमान ने धीरे से उसे खुद से दूर किया और आयशा को खड़ा करके उसके बाल संवारने लगा है। आयशा चुपचाप खड़ी थी और अरमान की आंखों में देखे जा रही थी कि तभी अचानक से उसकी आंखों में आंसू का कतरा आ गया और वो छूटते अरमान के सीने से जा लगी। अरमान के हाथ कुछ पल के लिए तो हवा में ठहर गए, पर फिर उसने धीरे से आयशा के पीठ पर अपने हाथ रख दिए। आयशा ने बेहद ही इमोशनल आवाज में कहा, अब प्लीज कोई दूरियां मत आने देना, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। अरमान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप खड़ा उसकी पीठ से हिलता रहा। जब कुछ देर बाद आयशा को अच्छा महसूस हुआ तो वो धीरे से उसके सीने से अलग हुई और उसने अरमान की आंखों में देख कहा, ये सब कब खत्म होगा। ये सुन अरमान ने आयशा के माथे पर अपने होंठों धर दिए और कहा, बहुत जल्द। कुछ देर बाद आयशा इस वक्त स्टेज पर रोहित के साथ खड़ी थी। दोनों के हाथों में एक अंगूठी थी जिसे साफ साफ पता चल रहा था कि उन दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू हो चुकी है। आयशा का दिल इस वक्त तेजी से धड़क रहा था, तो वही रोहित की चेहरे पर एक विजय मुस्कान थी। इधर कबीर उन दोनों को देख बेहद खुश था और उसकी खुशी की वजह सिर्फ और सिर्फ ये सगाई नहीं थी, बल्कि आज उसने अरमान को पूरी तरह से हरा दिया था। क्योंकि वो जानता था कि आयशा अरमान के लिए क्या है और आज वो पूरी तरह से आयशा को अरमान से छीनने वाला था। ये सोचते ही कबीर के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट ने पहरा जमा दिया और वही होस्ट ने अनाउंसमेंट की, लेडीज एंड जेंटलमैन, फाइनली आज हमारे प्यारे कपल के होने जा रहे हैं। आप सब तालियां तो बजाइए इनके लिए। इस अनाउंसमेंट पर हर किसी ने तालियां बजाई और होस्ट ने आगे कहा, अब मैं चाहता हूं कि हमारे प्यारे लव वर्ड्स आपस में रिंग्स एक्सचेंज करें और अपने रिश्ते को एक नया नाम दें। होस्ट की अनाउंसमेंट पर पीछे बैकग्राउंड में एक खूबसूरत सा रोमांटिक गाना बजने लगा और वही रोनित ने मुस्कुराते हुए आयशा का हाथ थाम लिया। आयशा ने जैसे ही रोनित के हाथों को खुद के हाथ पर महसूस किया, उसके दिमाग में अरमान की कहीं वो शब्द गूंजने लगे, लेकिन वो जानती थी कि इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकती है। तो वही रोनित ने बेहद ही तेज धड़कनों के साथ धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया आयशा को रिंग पहनने के लिए। उसकी धड़कनें हद से ज्यादा तेज हो गई थी, क्योंकि वो जानता था कि आयशा को अपनी जिंदगी में लाने के लिए उसने क्या क्या किया है और आज आखिरकार आयशा उसके साथ खड़ी थी और कुछ भी पलों में वो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। ये सोचते ही रोनित का दिल खुशी से भर उठा और उसने जैसे ही आयशा की उंगली पर वो रिंग डालनी चाही कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख न सिर्फ रोनित बल्कि हर कोई हैरान रह गया। लगभग 1 घंटे बाद आयशा आयशा बार बार कोई बेहद ही धीमी आवाज में आयशा का नाम पुकारे जा रहा था। वही आयशा इस वक्त किसी कमरे में बिस्तर पर आंख बंद करके लेटी हुई थी। उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश है।
पर तभी धीरे धीरे उसकी पलकें झपकने लगी और उसने अपनी आंखें खोलने शुरू किया। कुछ ही देर में आयशा पूरी तरह से अपनी आंखें खोल चुकी थी और आंखें खुलते ही उसने खुद को एक कमरे में पाया। वो पहले तो काफी तरह के सवालों में घिर गई, लेकिन कमरे पर एक नजर डालते ही लेने उसने जैसे ही अपनी नजरें दूसरी ओर घुमाई तो उसने देखा कि बिस्तर पर उसके पास और रोनित बैठा हुआ है, जिसके चेहरे पर परेशानी स्पष्ट देखी जा सकती थी। रोनित, आयशा ने हैरानी से कहा। वही रोनित ने जैसे ही आयशा को होश में देखा, उसके शरीर में मानो जान आ गई। वो बेहद ही परेशानी के साथ बोला, आयशा, तुम ठीक तो हो ना? रोनित के इस सवाल पर आयशा सबसे पहले अपना सिर पकड़कर बिस्तर से उठकर बैठ गई। रोनित, मैं यहाँ कैसे आई? आयशा ने धीरे से अपने शोर को सहलाते हुए कहा। तो इस पर रोनित ने बेहद उखड़ी हुई आवाज में कहा, जब मैं तुम्हें रिंग पहनाने वाला था तभी तुम अचानक से बेहोश हो गई थी। ओह, आयशा ने अपना सिर पकड़, वो ऐसे दिखा रही थी मानो उसे बेहद दर्द हो रहा हो। उसने रोनित की आंखों में देखते हुए कहा, आई एम सॉरी रोनित, आई डोंट नो मुझे क्या हो गया था, मेरी वजह से हम दोनों की सगाई होते होते रह गई। रोनित को इस वक्त गुस्सा तो बेहद आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, इट्स ओके आयशा, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा ही होना है। रोनित की आवाज में बेहद पागलपन था। तुम आराम करो, हम। अगर रोनित खड़ा हुआ और अगले सही पल कमरे से चला गया। आयशा अपना सर पकड़े उसे जाते हुए देखती रही और जैसे ही रोनित कमरे से बाहर गया वैसे ही उसके शरीर में अचानक से जान आ गई। वो तुरंत बिस्तर से उठी और उसने सबसे पहले जाकर दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करते ही आयशा ने घड़ी की तरफ देखा। ओ गॉड आयशा, बहुत कम वक्त बचा है, मुझे सब कुछ जल्द ही करना होगा। ये कहते ही आयशा के चेहरे पर बेहद हड़बड़ी से भरे भाव आ गए। ना जाने क्या करने वाली थी वो, लेकिन आज की शाम कुछ तो। अरमान की दीवानगी की हद किसी जगह के सामने एक कार आकर रुकी। उस कार से कुछ ही पलों में आयशा बाहर निकली। उसने इस वक्त सिंपल से कपड़े पहने हुए थे और वो हैरानी से अपने सामने का नज़ारा देखे जा रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं था कि वो आखिर आए कहाँ पर है और उसे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है कि तभी उसके सामने दो गार्ड्स आकर खड़े हुए। माम, दिस वे, एक गार्ड ने कहा और उनका इशारा देखकर आयशा अपने सामने खड़ी खूबसूरत इमारत के भीतर बढ़ने लगी। आयशा का आज जन्मदिन था, जो कि बेशकसा से थमा देने वाला साबित होगा। आयशा जैसे जैसे अंदर बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें हैरानी के मारे बड़ी होती जा रही थी, क्योंकि ये जगह उसके दिल के इतने करीब होती जा रही थी जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। वो आसपास चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगी और मानो इस जगह में खो सी गई। आसपास बिल्कुल शांति थी, जरा भी शोर शराबा नहीं था और ये जगह भी खाली लग रही थी सिवाय इस इमारत के। आयशा की हैरत का वजह था ये नज़ारा, वो नज़ारा जिसे उसने कभी अपनी सपनों में सजाया था, वो नज़ारा जिसका जिक्र उसने कभी अरमान के सामने किया था, वो नज़ारा जो उसके दिल की ख्वाहिश थी और वो नज़ारा जिसे वो एक दिन पूरा होते हुए देखना चाहती थी। ये इमारत एक घर की तरह लग रहा था, पर ये कोई मामूली घर नहीं था और ये भी कह सकते हैं कि ये एक मामूली घर है, पर इसके बावजूद यहाँ पर कुछ तो ऐसा खास था जो इसे बहुत प्यार और आयशा के दिल के करीब बना रहा था, और वो थी इस घर की बनावट और यहाँ मौजूद हर एक चीज़। अंदर आते ही आयशा को काफी तरह के प्लांट्स लगे दिखाई दिए। हर एक पौधे में एक खूबसूरत फूल था जो कि हद से ज्यादा खूबसूरत था। और उन पौधों को देखते ही आयशा को वो पल याद आया जब उसने अरमान से जिक्र किया था, मैं चाहती हूँ मेरा घर बहुत लग्जूरियस ना दिखे बल्कि बेहद सिंपल और प्यारा सा, जहाँ पर मैं जैसे ही एंटर करूँ तो मुझे सबसे पहले एक गार्डन दिखे जिसमें तरह तरह के फूल हों। हाँ, यहाँ पर भी तो तरह तरह के फूल थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आयशा ने सोचा था। आयशा मंत्रमुग्ध सी अंदर बढ़ती जा रही थी और कुछ ही लम्हों में वो उस घर की एंट्रेंस पर खड़ी हुई थी। उसके कदम उस घर की चौखट पर जैसे ही रखे उसी पल अपने आप दरवाजा खुल गया और इसी के साथ जो व्यू उसके सामने आए उसे देख आयशा की आंखें फटी की फटी रह गई। और पता है मान, मैं जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलूं तो उसके बीचों बीच एक खूबसूरत सा शेंडलियर लगा हो, लेकिन उस पर ग्रीनरी का टच हो, उसके इर्द गिर्द प्यारे से फ्लावर्स लगे हों जो उस शेंडलियर से आती लाइट्स के साथ मिलकर आंखों को सुकून देने वाला लुक दे। आयशा को अपने कहे ये शब्द याद आए और इसी के साथ उसकी आंखें उस शेंडलियर पर जाकर टिक गई जो कि हॉल के बीचों बीच लगा था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आयशा ने इस बारे में अरमान से जिक्र किया था। आयशा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। वो कांपते कदमों के साथ उस शेंडलियर से नजरें हटाए बिना अंदर बढ़ने लगी, पर अभी तो उसके चौंकने की बस शुरुआत थी, क्योंकि वो जैसे ही अंदर आई और उसने अपनी नजरें घुमाई तो एक और हैरानी भरा दृश्य उसका इंतजार कर रहा था। और पता है मान, घर का फर्नीचर पत्थर का नहीं बल्कि वुडन होना चाहिए, जिससे हर मुझे इस बात का एहसास हो कि मैं नेचर के कितने रह रही हूँ। हाँ, फर्नीचर वुडन था, बिल्कुल वैसा जैसा आयशा ने सोचा था। आयशा की अब आंखें भरने लगी थी और इस वक्त उसे बस ये लग रहा था कि वो कोई खूबसूरत ख्वाब देख रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का एहसास खुद को दिलाना ही होगा कि नहीं,
ये ख्वाब नहीं, एक हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसको सिर्फ सपनों में सोचा था उसने। न सिर्फ आंखों में नमी आई बल्कि होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी आकर ठहर गई। इसी के साथ उसने फिर से अपनी नजरें दूसरी और घुमाई तो एक बार फिर सन रह गई। घर के हॉल से सटकर एक ग्लास वॉल हो जिसके थ्रू मैं अंदर से ही अपने प्यारे से छोटी सी गार्डन को देख सकूं। और हम और फिर जैसे जैसे मैं सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाती जाऊं वैसे वैसे मुझे सीढ़ियों के किनारे मौजूद दीवार पर मेरी मम्मा की एक बड़ी सी फोटो चाहिए, जो हमेशा मेरी नजरों के सामने आती रही। आयशा स्तब्ध रह गई। वाकई सीढ़ियों के किनारे उसकी माँ की एक तस्वीर खूबसूरती से गड़ी हुई थी। ये देख आयशा के कदम अपने आप उस तस्वीर को देख उसके करीब बढ़ने लगे और कुछ ही समय में वो ठीक उस तस्वीर के आगे आ खड़ी हुई। अब उसकी आंखों में जो नमी आई थी वो बहकर गालों पर लौटने लगी थी और अपनी माँ की तस्वीर देखकर वो बेहद इमोशनल हो गई। उसने अपने कांपते हाथों को उस तस्वीर पर रखा और उसे ऐसा लगा कि आज उसने अपनी माँ को छू लिया हो। हकीकत में हम मम और कहते हुए आयशा अरमान के सीने पर चढ़ गई। और जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ती जाऊं वैसे वैसे मुझे इस दीवार पर अपनी मम्मा की बड़ी सी तस्वीर के किनारे उनकी छोटी छोटी तस्वीरें चाहिए। वो तस्वीरें जिसमें मैंने अपनी मम्मा के साथ सबसे खूबसूरत पल बिताए हो। और उन तस्वीरों को देखते देखते मैं जैसे ही सबसे आखिरी सीढ़ी पर पहुंचूं तो कहते हुए आयशा ने गहराई से अरमान की आंखों में देखा। तो मुझे वहां आप खड़े दिखाई दें, जो मेरा हाथ थामकर मुझे अपनी बाहों में उठाए और हमें हमारे रूम में ले जाए। उस रूम में जहां हम अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिता रहे होंगे, शोर शराबे से दूर, बस एक दूसरे की बाहों में, जहां सिवाय मोहब्बत के और कुछ नहीं होगा। इधर आयशा के दिमाग में ये पुराने शब्द गूंजते जा रहे थे और उधर वो अब आखिरकार आखिरी सीढ़ी पर आ खड़ी हुई। आयशा की नजर अभी भी झुकी हुई थी और वो नजरें उठाने में बेहद घबरा रही थी। उसके दिल की धड़कनें बेहद तेजी से बढ़ती जा रही थी क्योंकि वो जान चुकी थी कि अगले पल क्या होने वाला है। और जैसे ही उसने आखिरकार अपनी नजर उठाई तो उसने अपने सामने अरमान को खड़ा पाया। और इससे पहले कि आयशा कुछ भी सोच या समझ पाती कि तभी अरमान ने एक झटके में उसका हाथ थामा और अगले ही लम्हे में आयशा उसकी बाहों में थी। अरमान उसे अपनी गोद में उठाए गलियारे से होते हुए अंदर कमरे में लिए जा रहा था। तो वहीं आयशा तो पूरी तरह से फ्रीज पर चुकी थी क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह वो आखिर कैसा रिएक्शन दे। उसकी नज़र केवल अरमान के चेहरे पर जाकर टिक गई और उसके हाथ अरमान की गर्दन पर किसी हार की तरह लटके हुए थे कि कुछ ही पलों में वो दोनों उस कमरे के अंदर एंटर हुए। अरमान ने अपने पैरों से ही दरवाजा खोला और पैरों से ही उसे बंद किया। आयशा अब भी अरमान के चेहरे में खोई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी वैसे ही उसे होश आया और उसने धीरे से अपनी नज़र अरमान से हटाई और पूरे कमरे में डाली, जिसे देख उसकी आखिरी सांसें भी भारी होने लगी। और रूम 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 तो ऐसा हो जिससे कभी बाहर ही निकलने का दिल करे। रूम का दरवाजा खोलते ही सबसे पहले मेरी आंखों के सामने जो नजारा आए वो आए हमारी तस्वीर का, जो कि सामने ही दीवार पर बेहद खूबसूरती से गड़ी होगी। और छोटी मोटी नहीं बल्कि बड़ी, बहुत बड़ी। 7 कमरे से अटैचड एक छोटी सी बालकनी जहां पर बहुत सारे लेवेंडर्स के फूल हों जिनकी खुशबू हमेशा आपके गुस्से से भरे दिमाग को शांत करेगी। ये कहते ही आयशा ने बेहद नटखट अंदाज में चूम लिया। उफ, आयशा और उसके ख्वाब, जिन्हें एक एक कर इतनी बारीकी से पूरा किया जिसकी वो शायद खुद कल्पना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने तो सोचा भी नहीं था कि जिस चीज का उसने ख्वाब में देखा था वो चीज हकीकत में ऐसा रूप लेगी जो शायद उसके ख्वाब से भी खूबसूरत निकलेगी। आयशा निशब्द रह चुकी थी। उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा था। वही अरमान उसे अपनी गोद में लेकर सीधे बिस्तर पर आ बैठा और उसने आयशा को अपनी गोद में बिठाकर उसके चेहरे लो थाम लिया। तो वही आयशा एक झटके में उसके सीने से जा लगी और रो पड़ी। पर ये आंसू दुख के तो कतई नहीं थे, बल्कि पश्चाताप, खुशी, मिलन के आंसू थे। ये सब आयशा इस हद तक जज्बाती हो गई थी कि उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा था। वही अरमान, जो उसकी पीठ चल रहा था, उसने हौले से आयशा को खुद से दूर किया और फिर उसके चेहरे को कुछ पलों तक खामोशी के साथ देखता रहा। आयशा के गाल आंसुओं से भीग चुके थे, जिन्हें देख अरमान ने अपना एक हाथ उसके गालों पर रखा और फिर उसके आंसुओं को अपने अंगूठे से पोंछते हुए कहा, कुछ याद नहीं आ रहा इस जगह को देखकर। अरमान के सवाल पर आयशा हैरानी के साथ उसे देखने लगी क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। मतलब, ये सुनते ही अरमान के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अगले ही पल आयशा की गर्दन पे अपनी ठंडी उंगली चलाकर उसे उसके जिस्म पर नीचे ले जाते हुए कहा, मतलब ये कि ये वो जगह है जहां तुम मुझे पहली दफा मिली। ये सुनते ही आयशा जम गई। क्या ये वो जगह है जहां वो दोनों पहली दशा मिले थे? पर वो दोनों तो एक होटल में मिले थे ना, और ये तो एक घर जैसा लग रहा था। तो फिर ये वो जगह कैसे हो सकती है? ये सोचते ही आयशा का दिल धक्कर रह गया।
यानी अरमान ने वो पूरा होटल तुड़वाकर ठीक उसी जगह इस घर को बनाया। और ये ख्याल आयशा के दिमाग में आते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में कोई किसी के लिए इतना सब कर सकता है? जवाब था हाँ, अरमान मलिक अपनी आयशा के लिए हर हद तक जा सकता है। हेलो गाइस, अगर आपको स्टोरी पसंद रही है तो कमेंट लाइक, और गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। हेडफोन दिल।